शायद आपने सुना होगा, जो भी शिक्षा जगत से जो बिलोंग करते हैं उन्हें पता है कि अभी 4-5 दिन पहले जेट का रिज़ल्ट आया था। और जेट के रिज़ल्ट में अपने गांव के पास से एक अपनी छोटी बहन सरिता ने ऑल राजस्थान में 16वीं रैंक हासिल की है। तो मैं चाह रहा था कि सरिता के माध्यम से अपने जितने भी भाई बहन जिन्होंने एग्रीकल्चर लिया है वो इस मिथक से दूर हो जाए कि 12वीं क्लास करने के बाद में क्या। वैसे ये कहा जाता है कि बच्चों के लिए कहा जाता है कि वो कैन लिमिट और फ्यूचर, अर्थात बच्चों के भविष्य को कौन रख सकता है, कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। यदि बच्चे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, और ऐसी रीत अपने सरिता ने डाली है। साथियों, हम सभी जानते हैं अभी हाल ही में बजट घोषणा में अभी 2-4 दिन पहले अपने पास मैसेज आया था कि पूरे राजस्थान भर से 351 स्कूलों में अतिरिक्त संकाय देते हुए कृषि संकाय खुला है। और इससे भी बड़ी बात, अपने नागौर ज़िले में तो 27 स्कूलों को कृषि संकाय से जोड़ा गया है। उनमें भी अपने नावा तहसील की 14 कृषि स्कूलें हैं। इसका अर्थ यह है कि वो बच्चे जो 10वीं क्लास पास करने के बाद में जिनको संकाय चयन की दुविधा रहती है, उनके लिए कृषि संकाय एक वरदान साबित हो रहा है, और वो ज़्यादातर बच्चे कृषि संकाय में जा भी रहे हैं। मैं अभी आपको सरिता से रूबरू कराऊँ, इससे पहले मेरे पास में खड़े हैं श्री राम जी। आप एटम स्कूल के डायरेक्टर हैं, और श्री राम जी ने तो मैं कहता हूँ इनका कर्तृत्व और व्यक्तित्व है, जब आप मिलोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोटा और शिखर के बाद में ऐसा लगता है कि नीट और जेट का इन्होंने हब बनाने का यह दृढ़ निश्चय कर रखा है कुचामन को। तो सबसे पहले तो अपने पास में श्री राम जी है। श्री राम जी के पास में अपनी बहन, छोटी बहन सरिता है, जिसने जेट में 16वीं रैंक हासिल की है। उसके पास में हितेंद्र जी सर है। हितेंद्र जी सर सरिता की वो फैकल्टी है जिन्होंने एजी केमिस्ट्री के लिए सरिता के कान खींचे हैं। मैं हितेंद्र जी सर के पास लेके जाऊं, इससे पहले भी आपको बता दूं, आपने कभी सुना होगा कि गुरु कौन होता है। गुरु वो होता है जिसके गोद में परले और सर्जन दोनों खेलते हैं। तो इन्होंने सरिता के कान खींचे और सरिता को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। पास में सरिता के पापा पेमाराम जी है, और ताऊ जी पेमाराम जी है। और ये सारा श्रेय मैं तो ये कहूँगा कि 10वीं पास करने के बाद में या तो बच्ची को आर्ट्स दिलाया जाता है, या फिर जो बच्ची इंटेलिजेंट होती है उसे साइंस, बायो या मैथ दिलाई जाती है। लेकिन इन्होंने वो लकीर का फ़कीर न बन के बच्ची को एजी दिलाने की और मोटिवेशन दिया, और एजी दिलाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो मैं सबसे पहले अपने डायरेक्टर सर श्री राम जी के पास लेकर चलता हूँ। वो थोड़ा सा इस रिज़ल्ट के बारे में और सरिता की मेहनत के बारे में प्रकाश डालें। श्री राम जी से सबसे पहले तो जो यूट्यूबर मेरे भाई है उनको, बलारा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने गांव के आसपास के जो बच्चे हैं उनके लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी मेहनत कर करके ये जो वीडियो जो शूट किया जा रहा है, ये वीडियो बना रहे हैं, इनके पीछे निस्वार्थ भाव से अपना अमूल्य समय निकाल करके, जहां कंपटीशन का माहौल है उसमें भी अपना अमूल्य समय निकाल करके आप लोगों के लिए, और केवल आप लोगों के मोटिवेशन और आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए यूट्यूब से वीडियो शूट कर करके डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनको धन्यवाद। फिर मैं बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर से जब मैं 2015 से एटम की जो नींव रखी थी उसमें 6 बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया था, और 6 बच्चे भी जुटाना इतना मुश्किल काम था कि मत पूछो। कि किसानों को समझाना, डाणी जाना, बाइक से जाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मैंने ये जो एग्रीकल्चर का माहौल है वो जोमनेर से सीखा था। मैं 5-7 साल पहले उधर ही पढ़ाता था जोमनेर साइड में। वहाँ काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होते थे, यहाँ की बच्चियाँ जाती थी वहाँ पे, और वहाँ काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अपन पढ़ाने वाले भी अपन ही हैं, और पढ़ने वाले भी अपनी ही साइड की बच्चियां हैं जो यहाँ आकर के परेशान हो रही हैं। थोड़ी परेशानी हमें भी होती, लेकिन हमें तो उनका आर्थिक लाभ मिल जाता, पैसे मिल जाते, लेकिन बच्चों को तो उसका आर्थिक लाभ मिल भी सकता था और नहीं भी मिल सकता। दोनों ही सिचुएशन थी। कई बच्चियाँ फेल भी हो जाती, कई पास भी हो जाती, दोनों ही सिचुएशन थी। तो 2015 में मैंने सोचा कि भाई कुचामन में कुछ ऐसा हो कि अपनी किसान जो हैं वो काफ़ी, वैसे भी किसानों की हालत क्या है आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। तो किसान अगर प्रोडक्शन अगर देखा जाए इंडिया का तो काफ़ी लोवेस्ट रहता है। यानी मेरे आंकड़ों के मुताबिक या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो विश्व में भारत की जीडीपी में काफ़ी अच्छा योगदान है कृषि का। कृषि और पशुपालन को देखा जाए तो पूरे विश्व का 70% जैसे पशुपालन है वो इंडिया रखता है, और प्रोडक्शन केवल 30% आता है। और अदर विदेशों का अगर देखा जाए तो उनका जो पशुपालन है वो रहता है मतलब 30% और प्रोडक्शन आता है 70%। तो इससे सीधा सा जाहिर होता है
कि भारत में जो खेती या पशुपालन जो हो रहा है वो बिल्कुल थर्ड क्लास हो रहा है। क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है। अगर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले कृषि की ही आवश्यकता होगी, और उसका कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो ये है कि पढ़े लिखे किसान नहीं है। किसान केवल और केवल अपना रोजना रो रहे हैं कि भाई हम घाटे में, हम ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेने के तरीके हमें लोन नहीं मिला, ये नहीं मिला। उनको एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया, एक फ़ाइल बढ़ना भी नहीं आ रही है। तो बैंक मैनेजर को दोष दे रहे हैं, कभी सरकार को दोष दे रहे हैं। ना कहीं अगर पढ़ा लिखा किसान होगा तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की ये समस्याएं मतलब पैदा होगी। तो उसी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, और आप लोगों की दुआओं से या मार्केट के साथ से या किसानों की मदद से आज मतलब सैकड़ों बच्चे अपने इंस्टीट्यूट में राजस्थान के कोने कोने से आकर के और अच्छी रैंकें हासिल कर रहे हैं और सफलतम भी हो रहे हैं। इसी क्रम में सरिता भी लकीर की फ़कीर, जैसे बल्लारा जी ने कहा था, वो नहीं बन करके हमारे इंस्टीट्यूट तक पहुंची, क्योंकि यहाँ के बच्चे हो सकता है सीकर की तरफ अग्रसर हो, लेकिन इसने अपना रूट बदला, रुख बदला और कुचामन की तरफ अग्रसर हुई। और कुचामन में भी जो इंस्टीट्यूट है एटम का चुनाव किया, तो इसका भी तहे दिल से शुक्रिया कि इसने एटम का चूज़ किया। और एटम में आकर के इसने बड़े शांतिप्रिय तरीके से, यानी क्लास में इसका डिसिप्लिन है वो काफ़ी सराहनीय है, कि बच्ची आती है केवल अपने कंटेंट से मतलब रखती है, पढ़ाई करती है, जो नहीं आता वो पूछ लेती है। और सबसे अच्छी बात तो इस गुड़िया की है कि जो भी चीज़ नहीं आती सच बोलना, मतलब जो भी चीज़ नहीं आती नीट एंड क्लीन, सर थोड़ा सा ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो आराम से ये पूछ लेती है। सरल स्वभाव की बच्ची है, मेहनती बच्ची, अच्छे परिवार से आती है। और इनके पेरेंट्स को भी तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मतलब कृषि का चुनाव किया, क्योंकि किसान होकर के कृषि का चुनाव करना, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है कि खेती में क्या रखा होगा। फिर भी पढ़े लिखे किसान की तरफ इनकी जो सोच रही, उनके लिए भी इनको तहे दिल से शुक्रिया, इसकी टीम को। और जितनी भी टीम जिन्होंने सरिता के ऊपर मेहनत की, या सरिता को खुद को भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत गॉड ब्लेस यू कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की और ऑल ओवर में बढ़िया रैंक हासिल की, और अपनी कैटेगरी में 16वीं रैंक प्राप्त करके अपने राजस्थान ही में पूरा नाम रोशन किया। यहीं जो अड़कसर का जो एरिया है या बेगसर गांव है, ये भी काफ़ी, इनका भी नाम पूरे राजस्थान में रोशन किया। तो यहाँ के आसपास के बच्चे ही नहीं, पूरा राजस्थान आपसे प्रेरणा लेता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं सरिता के साथ मैं जोड़ दूँ, अभी मैं ताऊ जी पेमाराम जी से बात कर ही रहा था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपकी बेटी ने इतना वो जेट में 16वीं रैंक हासिल की है, तो एकदम जैसे गांव में एकदम जो फ्लैट बातें कहते हैं इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि जी माँ को कहीं हो, छोरी को तो सांको ही सीरा अपने सांकी मेहनत थी। तो आँखी भी बहुत बड़ी ये बच्ची के साथ में एक भावना जुड़ेड़ी कि बच्ची जी की है बा बहुत बढ़िया नाम करे। मैं आपको अब सीधा हितेंद्र जी सर से रूबरू करवाता हूँ। अभी बात कर रहे थे सरिता के रिज़ल्ट की, तो इन्होंने मुझे बताया कि जी अभी तो रिज़ल्ट आया है केवल जेट का, अभी ICAR का रिज़ल्ट आना बाकी है, BHU का रिज़ल्ट आना बाकी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का अभी इसका रिज़ल्ट आएगा। तो आप विश्वास रखें कि इसका उसमें भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हम तो सबसे पहले अग्रिम शुभकामनाएं सरिता को अदा करते हैं कि ये जिस प्रकार से इसने जेट का रिज़ल्ट प्राप्त किया है, इसी प्रकार का जो रिज़ल्ट है इसका BHU का, ICAR का और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का है। तो मैं थोड़ा सा आपको हितेंद्र सर से जोड़ता हूँ कि सर थोड़ा सा आप भी इस बच्ची की मेहनत के बारे में और जेट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार साथियों, चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं अपनी इंस्टीट्यूट की एक बच्ची है सरिता, जिसका जेट की एग्ज़ाम में, जो कृषि के लिए एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम के अंदर ऑल राजस्थान के अंदर 16वीं रैंक आई है। इस बच्ची को पहले तो एग्रीकल्चर दिलवाने के लिए मैं सबसे पहले इनके ताऊ जी का, इनके पिताजी का, माताजी का, इनके परिवारजनों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आमतौर पर यह देखा जाता है कि गाँव में लड़कों को ही एग्रीकल्चर नहीं दिलाई जाती है, तो बच्चियों को तो दिलाने की बहुत ही दूर की बात है। पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस नहीं होती है एग्रीकल्चर के प्रति। दूसरी बात है, एक बच्ची को एग्रीकल्चर दिलवाना और अपने गाँव से डेली कुचामन के लिए उसको पढ़ने के लिए भेजना। हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। गांव में जो आमतौर पर साइंस बच्चे लेते हैं, तो PCM या PCB, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी लेकर के, और वो कोटा LN की तरफ रुख करते हैं या फिर सीकर की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पर बहुत ही महंगी पढ़ाई होती है। 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपको सालाना उन पर खर्च करने पड़ते हैं। एग्रीकल्चर की तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं है। लेकिन आजकल एग्रीकल्चर के माध्यम से, इस माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर में जितने स्कोप हैं, उतने आपके बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के स्कोप हैं उसके सामने बहुत ही लिमिटेशन में है। आप जेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप ICAR की एग्ज़ाम दे सकते हैं, BHU की एग्ज़ाम आप दे सकते हैं,
सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये तो वो एग्ज़ाम है जो आफ्टर 12th आप दे सकते हो। 12वीं के बाद में यदि ग्रेजुएशन करके भी आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हो तो AAO की एग्ज़ाम है और बहुत सारी एग्ज़ाम है। और अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है एग्रीकल्चर में, वो बहुत ही ऐसा है कि कोई भी बच्चा यदि एग्रीकल्चर लेता है तो आगे का उसका जो भविष्य है वो बहुत ही सुरक्षित है। और 16वीं रैंक आना अपनी कैटेगरी के अंदर ग्रामीण परिवेश से निकल करके और गवर्नमेंट कॉलेज में स्ट्राइक करना, जनरल कैंडिडेट्स के सामने या OBC कैंडिडेट्स के सामने यहाँ पर आकर के और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना, एक ग्रामीण परिवेश से निकली हुई बच्ची के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है। इसके लिए सबसे पहले चाहिए कि एक शुरुआत होनी चाहिए। कोरोना काल के अंदर हम और श्री राम जी जैसे बात कर रहे थे पहले, इतना माहौल कुचामन में भी नहीं था कि नीट की वो स्टैंडर्ड की तैयारी हो जो सीकर और कोटा में होती है। तो हमने इसके लिए कोटा का और जो सीकर का प्रोसीजर है उसको फॉलो किया। बहुत ही बारीकी से हमने उसको देखा कि उसमें कैसे सीट्स दी जाती हैं, कैसे एग्ज़ाम होते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, कैसे बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है, मेंटली तौर पे कैसे किया जाता है, उसमें कहाँ कमियां रह जाती है उसको कैसे दूर किया जाता है। तो हमने डिस्कस करके ये शुरू किया कि भाई कोरोना काल है, गार्जियन बच्चों को सीकर या कोटा भेजने में लगभग असमर्थ हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने नीट को टारगेट करके एक बैच शुरू किया था। और उसी नीट के बैच के पैरेलल हमने ये भी महसूस किया कि भाई जेट की एग्ज़ाम भी साथ में आने वाली है। तो इसका फ़ायदा ये था कि जो बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं वो भी एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो दोनों का फ़ायदा हो सकता है। और उसी चीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर जिस मैटर की तैयारी करवाई जाती थी वो मैटर हमने यहाँ कुचामन में ला के इस्टेब्लिश किया। और उसका हमें फ़ायदा हुआ कि इस इंस्टीट्यूट की एक बच्ची है श्रेया सिंह, जिसने ऑल राजस्थान में कैटेगरी वाइज फर्स्ट रैंक हासिल करी है, और दूसरी बच्ची आपके सामने है सरिता, जिसने 16वीं रैंक हासिल करी है। तो उस मेहनत का ये परिणाम है। अभी सोन जी कह रहे थे कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता है, तो हमने तो अभी शुरुआत की है। हालांकि इंस्टीट्यूट हमारा 2015 से चल रहा है, लेकिन एक फोकस करके और एक टारगेट करके एक टारगेट सेट किया कि भाई हम जब भी चर्चा करते थे तो हम यही बात करते थे कि इस बार हमें जेट के अंदर और नीट के अंदर टॉप रैंक जरूर निकालनी है। और वो हमने यहाँ पे करके दिखाया। इसके लिए श्री राम जी ने हमारे पास में जितने भी साधन जुटाए, बहुत रात दिन की मेहनत करी, बहुत हार्ड वर्क किया, उसके लिए ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में जितने भी साथी हमारे फैकल्टी के लोग हैं उन्होंने भी रात दिन मेहनत किया। अभी 2-3 महीने के टाइम के अंदर इतनी हार्ड प्रिपरेशन करवा करके और फिर जेट में उन इंस्टीट्यूट के सामने कुचामन को ला करके खड़ा करना। जैसे जोबनेर में बहुत पुराने इंस्टीट्यूट चलते थे, उदयपुर में बहुत पुराने इंस्टीट्यूट चल रहे थे, गंगानगर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे थे, और उनकी टॉप रैंक हम यहाँ पर छीन के लेके आए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, ज़रा तबीयत से पत्थर उछालो तो सही, आसमान में भी छेद